Hello students, warm welcome once again to all of you. Now as such I need not to explain, आपके सामने दिख रहा है कि हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं. तो एक चैप्टर है क्लास 11th में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. एक्चुअली जब आप फिनिश कर लेते हो मैकेनिक्स, फिर आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे करके कई सारे छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन की बात की गई है, ये सारे कुछ उसी में इंक्लूडेड है. इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यू मे से लेस इम्पॉर्टेंट, बट प्रॉब्लम इज वी आर फाइटिंग फॉर IIT कैंपस, सो वी कैन नॉट इवन इग्नोर जस्ट कुछ भी मार्क्स अगर हमें आ रहा है 3, 4, 5, तो हमें उसको जरूर कंसीडर करना चाहिए. सबसे अच्छी बात यह है इन चैप्टर्स में कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डेरिवेशंस ऐसी हो, कोई बहुत बड़े फॉर्मूले हो, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी अप्रोच है. ठीक, तो उस अप्रोच के बेसिस पे मैंने सिर्फ ये कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज करूं कि हमें ये सिंपल वाले टॉपिक्स भी छोड़ने नहीं हैं, क्योंकि अगर हम इनको छोड़ेंगे ना तो हो सकता है कि कोई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आए और हम अननेसेसरली 3-4 मार्क्स लूज कर जाएं. सो प्लीज़ थोड़ा सा अटेंटिव होके इन्हें करिए. और मुझे लगता है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल या मैटर पूरे 2-3 जो भी कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स हैं, हार्डली 2-3 आवर्स इट विल टेक. ठीक है, तो इंश्योर कि एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स आपको आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन एंड डोंट कंसीडर कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लॉज ऑफ मोशन है. हो सकता है लॉज ऑफ मोशन आपने बहुत अच्छे से तैयार किया हो, मगर क्वेश्चन ऐसा आए कि आप उससे सॉल्व न कर पाए. अनफॉर्चुनेटली होता है ऐसा कई बार. इसमें यह है कि आया क्वेश्चन तो चलो, अगर हम वहां पे नहीं सॉल्व कर सके तो यहां पे हम करके इसकी अपनी जो भी लॉसेस हुए हैं वी कैन करेक्ट दोज लॉसेस. ठीक है, सो विद दिस पॉजिटिव अप्रोच यू शुड गो. नाउ इस पूरे चैप्टर में बस कुछ 2-3 सिंपल से फॉर्मूले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस भी उन्हीं के ऊपर बेस होंगे. थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न हो सकता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 and 2 की बात करते हैं. 1 and 2 ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन. ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. अ ब्लॉक ऑफ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड यंग्स मॉडुलस Y. मुझे नहीं लगता कि मुझे डायग्राम दिखाने की ज़रूरत है, बट चूंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. ऐसे करके एक वायर है जिसका लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसके साथ एक ये m मास का ब्लॉक जुड़ा हुआ है. इसका L है, Y है और एरिया है. ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस वायर में कितनी स्टोर होगी? बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम. ठीक, फॉर्मूले पे बेस. अब एक चीज आप लोग सोचिए जरा, इस वीडियो को मतलब पॉज पे डाल के इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए. अगर आपसे ये नहीं सॉल्व हो पाता है तो सोचिए थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है ना, क्योंकि अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आया और हम कोई टफ क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कम से कम इसको करके हम कंपनसेट तो कर सकें. सो लेट्स मूव कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है. ठीक है, आपके पास अपना एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का थोड़ा सा शेप में चेंज करके लिख देता हूं कि इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू FL अपॉन AY. एक वेल नोन सा रिजल्ट है हमारा जिसको हमने यूज किया हुआ है. इसको फिर मैं लिख दूं MGL अपॉन AY. ठीक है, नाउ अब अगर मुझे ये निकालना है तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का मतलब है डेल्टा एक्स का, डेल्टा एल का स्क्वायर. ठीक, अच्छा के किसके बराबर है? तो के जो है ये स्मॉल वाला, ये खुद बराबर है YA/L के. पुट कर दीजिए वैल्यूज तो आपको आंसर आ जाएगा m²G²L ओवर 2AY. ठीक, तो मैच कर लीजिए इसको, हाफ m²G²L अपॉन AY, हाफ m²G²L अपॉन AY, हाफ m²G²L. तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है.
ठीक है, दिस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छा है कि एटलीस्ट हम स्कोर तो कर सकेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हमारे आते हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हों कि यस, ऐसे चैप्टर्स भी हमें स्किप नहीं करने हैं। फाइन। प्रॉब्लम इज if you just consider seriously, take a look of the syllabus recommended for IIT JEE advanced pattern exam, fine, and then check last 5 year 6 year questions। बहुत clearly boundary define नहीं होती है। Many times in all these 3 subjects physics chemistry math, वो questions को घुमा फिरा के इधर उधर करके application based कुछ भी पूछते हैं, तो हमें अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना है। कई बारी एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 कॉन्सेप्ट डाल दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। क्रैकिंग जेईई एडवांस एग्जाम इज नॉट सो इजी एंड ऑल्सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अ कांस्टेंट फोर्स F0 is applied on a uniform elastic string placed over a smooth horizontal surface। ये एक रस्सी रख दी गई है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा, और एक फोर्स मैंने लगा दिया है इस तरीके से, ठीक है। यंग्स मॉडुलस y है, एरिया क्रॉस सेक्शन s है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a नहीं s है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कितनी होगी? आइडिया ये है कि जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, इसको मैंने यहां रखा, ठीक, अब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूं तो थियोरेटिकली इसकी लेंथ थोड़ा बढ़ेगी। प्रैक्टिकली आप कहोगे अरे सर ये क्या बढ़ेगी, इसको मैंने ऐसे खींचा ये आ गया। बट अगर वो थिक है, ये काफ़ी हैवी है और फिर मैं इसको पुल कर रहा हूं तो थोड़ा सा स्ट्रेस इसमें लगेगी, तो स्ट्रेन आएगा, ठीक है, लाइक दिस। हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा ही है अपना, वही यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल की बात करेंगे, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मान लीजिए रियर एंड से जो है फोर्स वो F है ना। लेट रियर एंड फोर्स F, ठीक, अस्यूम कर लीजिए। लेट रियर एंड फोर्स इज F, तो F अपॉन X इज इक्वल टू F0 बाई L। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। होगा क्या, जब मैं रस्सी को अपनी तरफ स्ट्रिंग को खींचूंगा तो स्ट्रिंग पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगी, है ना, उसी के कारण एक खिंचाव आएगा। वायर भी आप देखो, थिक वायर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल्स जो लगाए जाते हैं उसमें काफ़ी थिक रोप वो लोग यूज़ करते हैं टू हैंडल द लोड ऑफ द यू कैन से पोल। सो उसको जब आप खींचते हैं ना तो रोप पहले इनिशियली बिकॉज उसका वेट इतना होता है वो पीछे की तरफ पुल करती है, तो थोड़ा सा उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आता है। बहुत आसानी से आप इसको नोटिस कर सकते हैं। सो एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू F0, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि भाई F कितना हो जाएगा, तो F0 x बाई L हो गया, ठीक। अच्छा, dx हो गया F0 L s y x dx, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट ही तो किया है, ठीक। तो यहां तक ये करने के बाद बेसिक था एकदम। डेल्टा L इज इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या टर्म्स मैं बाहर रख दे रहा हूं। ये तो कांस्टेंट टर्म था, L S Y ये सब कांस्टेंट है, इनिशियल लेंथ है, एरिया है, यंग्स मॉडुलस है, 0 टू L x dx, ठीक, यही चीज आएगी मेरी। सॉल्व कर लीजिए इसको, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, L रख दीजिए वहां पे, तो स्ट्रेन फाइनली जो आएगी वो हो जाएगी भाई डेल्टा L बाई L, और ये बराबर हो जाएगी F0 अपॉन 2sy, ठीक है। चलिए मैच करते हैं। F0 अपॉन 2sy, सीधा सीधा मुझे ऑप्शन दिख रहा है कि C जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक।
in this manner you can say solving these questions is not very difficult. Yes, up to some extent some sort of practice is required. बस चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ऑब्वियसली वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, इसमें देखिए मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आपको गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अब यहां पे कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये कहना चाहिए इस चैप्टर में जब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो आपको ना एक तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनानी होती है, उसमें फिर कुछ कहना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग के साथ स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड है, कहाँ से कहाँ तक वैलिड नहीं है, फिर कहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगी, ऐसे करके कई सारे पॉइंट्स आते हैं. तो ये क्वेश्चन उन्हीं सब पे बेस्ड है. देखिए आपको इसमें से जो जो करेक्ट है वो पिक करना है और ये कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, कुछ नहीं है. अगर उस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो इसमें से आपके आंसर्स निकल जाएंगे. देखिए इलास्टिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव. जी नहीं, जब तक हुक्स लॉ वैलिड है तभी तक जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो वैलिड है, उसके बाद सब गड़बड़ है. सो इलास्टिक फोर्सेस आर नॉट ऑलवेज कंजर्वेटिव. हाँ ये ठीक है. ठीक, इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव ओनली व्हेन हुक्स लॉ इज ओबेड. इलास्टिक फोर्सेस मे बी कंजर्वेटिव इवन व्हेन हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड. अब इसमें जरूर कंफ्यूजन होगा. आइडियली तो ये होना चाहिए कि इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव ओनली व्हेन हुक्स लॉ इज वैलिड, लेकिन ये जो ओनली वर्ड है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है. कैसे, सोचिए. लेट्स कंसीडर स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग्स. ठीक है, 2 स्प्रिंग्स मेरे पास 2 डिफरेंट मटेरियल्स की हैं. ठीक है, एक मान लीजिए है गोल्ड की स्प्रिंग, फाइन, बहुत सॉफ्ट मटेरियल हो गया. और एक मेरे पास है स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग जो नॉर्मली लगाई जाती हैं लोड वगैरह के लिए. तो अगर उन दोनों पे मैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं, सोचिएगा ध्यान से, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों स्प्रिंग्स पे, तो जितने फोर्स पे गोल्ड की स्प्रिंग डी शेप हो जाएगी, हाँ, उतने ही फोर्स पे आपकी स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग वापस अपना शेप गेन कर लेगी. ठीक है, तो मतलब यह हुआ कि ये दोनों ही चीजें मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे भी डिपेंड करती हैं और उसका कहीं पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है. तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट आंसर ये लेना थोड़ा सा ठीक नहीं है, बल्कि इलास्टिक फोर्सेस मे बी कंजर्वेटिव इवन व्हेन हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड. अगर अप टू सम एक्सटेंट उस ग्राफ को आप याद करिए, उस ग्राफ में एक तो 1% का आइडियल इंक्रीमेंट हुआ करता था और फिर वो पॉइंट कहलाता था आपकी एनसीईआरटी बुक में वो O से A तक बना हुआ है. फिर O से A के बाद एक पॉइंट B है जो हल्का सा बेंड है, वहां तक भी वो अगर आप फोर्स हटा दें तो वापस अपना शेप साइज गेन कर लेते हैं और वो डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल. तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो हुआ कंसीडरिंग ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वो हो जाएगा डी. ठीक है, सो इन दिस मैनर यू कैन से. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे ही आप सी वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको लगेगा ओह माय गॉड कितने करेक्ट है, इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव ओनली व्हेन. लेकिन ये चीज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली इस चैप्टर में आपको हमेशा जो भी चीजें समझाई गई हैं वो आपके डे टू डे लाइफ से एग्जांपल्स पिक किए गए हैं और वहां पे इस चीज का इंपॉर्टेंस है. ठीक है, रबर बैंड जैसे हम लोग लेते हैं तो इवन रबर बैंड में भी वेरिएशन है. आप डिफरेंट रबर की रबर बैंड लें तो कोई काफी स्ट्रेस होने के बाद अपना शेप गेन कर लेती हैं. हुक्स लॉ में क्या है कि आइडियल कंडीशन है वो. ठीक, तो इस पे प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कंसीडर करने की. अगर यहां पे ओनली वर्ड नहीं होता तो सी भी करेक्ट हो जाता. ठीक है, अब ये थोड़ा सा डीप है, सो इट इज लाइक दिस. आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे. ये मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चंस हैं. इसमें आपके सामने टेबल है और आपको टेबल ए के मतलब 1 टेबल के जो भी वो गिवन है उनको टेबल 2 के साथ मैच करना है. ठीक है, अच्छा एक चीज सोचिए, इसमें
मैं कुछ लिखूंगा और लिखने के बाद फिर मैं इसको जो है एलेबरेट करूंगा। आप सिर्फ इसी पे फिलहाल फोकस करें, ठीक। सोचिए, स्टील या सॉलिड मटेरियल जो भी है हमारा, उसमें यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक बात है। बल्क मॉडुलस होता है, बिल्कुल ठीक है। शियर मॉडुलस होता है। ये तीनों ही सॉलिड के लिए करेक्ट हैं। कैसे कैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये क्यूब था, डस्टर, इसको मैं अगर फोर्स लगाऊं, खींचूं, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो यंग्स मॉडुलस इसमें आ गया, ठीक। अब अगर मैं इसको मतलब मान लीजिए पानी में डाल दूं, तो पानी यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर तरफ फोर्स लगाएगा। बॉल वाला एग्जांपल याद करिए, जहां पे रेडियस रिड्यूस करती है, तो बल्क भी वैलिड हो गया। फिर शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस का मतलब जानते हैं क्या हुआ? मैंने इसको ऐसे रखा जैसे एक बुक होती है, बुक पे आप फोर्स लगाइए ऐसे करके, तो नीचे का हिस्सा वहीं रह जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा इधर बढ़ जाता है। एंगल की बात करते हैं, तो एक सॉलिड मटेरियल स्टील टाइप का, ठीक है, तीनों वैलिड है। स्टील एक कहना चाहिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या स्टील के ऊपर यह सब पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप सोचोगे कैसे पॉसिबल है सर? स्टील की बॉल में पानी में डाल दूं तो पानी उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, उससे क्या रेडियस चेंज हो जाएगी स्टील की बॉल की? थियोरेटिकली चेंज होगी, ठीक है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। आइए बात करते हैं वाटर की। लिक्विड है, फ्लूइड है। अब फ्लूइड में यंग्स मॉडुलस एप्लीकेबल हो पाएगा क्या? शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नो पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? केवल बल्क मॉडुलस, ठीक। तो क्या मुझे बी के लिए लिख देना चाहिए? क्यों? अब ये भी देखा जाए तो इस चैप्टर की थीम का क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन फ्लूइड है, गैस नहीं है, मैं जानता ही नहीं गैस क्या होता है। इट्स अ फ्लूइड, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। अब फ्लूइड में फिर वही बात, यंग्स मॉडुलस तो नो 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 नो। शियर मॉडुलस, कम ऑन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पॉसिबल? ओनली बल्क मॉडुलस। तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉलिड मटेरियल के अलावा और जितने भी हैं, उनमें तीनों ये जो मॉडुलस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही एप्लीकेबल होता है। तो ये प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और ये फैक्ट ड्यूरिंग आप जब बुक पढ़ते हो, जब उस चैप्टर को करते हैं आप 11th में, तब आपको ये बहुत क्लियरली आपकी बुक में मेंशन मिलता है। आप नॉर्मली इसको निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सा है, और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का मतलब हो गया कि इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको सॉल्व करके कोई नंबर आएगा। 2018 का जो मेंस एडवांस का एग्जाम था, उसमें इस इंटीजर टाइप ने काफी बच्चों को काफी परेशान किया था। तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 2 वायर्स शोन इन द फिगर, ये देखिए 2 वायर हैं, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल विच हैज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, फाइन। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अपर वायर इज 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ऑफ लोअर वायर इज, अच्छा इस डायग्राम में तो हम ये नहीं दिखा सकते हैं, है ना, तो आप इसलिए समझ लीजिए कि इसका एरिया इसके एरिया से डबल है, ऊपर वाला ज्यादा थिक वायर है। द मास m1 जो है, जो ये वाला m1 मास है वो 10 किलोग्राम का है, और m2 जो है वो 20 किलोग्राम का है, ठीक। हैंगर जो है ये सब और ये सब लाइट है, इसका कोई वेट नहीं है। मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर, ये जो लगा हुआ है, विदाउट ब्रेकिंग एनी ऑफ द वायर इज 17/n किलोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए होगा क्या, इस वायर के ऊपर वाले वायर के इस पॉइंट पे, जो मैं रेड कलर से इस वक्त आपको नोटिस करा रहा हूं, इसमें इसका और ये जो लोड आप रखेंगे, तीनों का इफेक्ट आएगा। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ m1 और लोड का फर्क आएगा। मुझे ऐसा
कहना चाहिए लोड निकालना है इस पॉइंट पे जो ना यहां से वायर को तोड़ सके ना यहां से तोड़ सके। ठीक, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई योर सेल्फ, जरूरी है। खैर आइए करते हैं इसको। लोअर वायर, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, विल ब्रेक इफ, अभी दोनों कंडीशन देख लेते हैं भाई कि कितना कितना लोड बियर कर सकते हैं दोनों। ठीक है, सो लोअर वायर विल ब्रेक इफ 8 × 10⁵ जो यहां पे आपका गिवन है 8 × 10⁻, Newton per meter square। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो उससे क्या होगा -4, हाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा भाई, तो 10 + m, m जो मुझे हैंग करना है यहां पे उसका मान लीजिए m है, इंटू 10 अपॉन 0.003 × 10⁻⁻4। आई होप आप लोग इसको समझ जाएंगे। ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो m बराबर मुझे आ जाएगा 14 kg। ठीक, अपर वायर विल ब्रेक, अपर वायर will break if, upper wire will break if is equal to 10 + 20 + m, ठीक है, इंटू 10 है ना, अपॉन 0.006 × 10⁻⁻4। ठीक, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे m बराबर आएगा 18 kg। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि m इज इक्वल टू, अगर मैं 14 kg से ज्यादा का रखूंगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ब्रेक कर जाएगा। सो इसके लिए अगर मैं क्योंकि मुझे दोनों वायर बचाने हैं। ठीक है, सो अगर अब मैं ये सोचूं इस वाले नंबर के लिए तो मैं कह सकता हूं, ठीक, तो इसका आंसर इंटीजर में हुआ कि 5, n की जगह पे अगर मैं 5 रख दूं तो 14 kg मेरा आंसर आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट इंटीजर टाइप आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चन थे, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, फिर इसके आगे के इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस 5-6 मैं पिक करूंगा, एंड सून आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप एंजॉयिंग। थैंक्स अ लॉट।